नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें टोटल 30 वीडियो होने वाले हैं, आज हम 30 में से क्लास नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे PDF बाय किए हैं उनको PDF भी दे दी गई है इस सीरीज़ की। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, बिहार SSC, दिल्ली पुलिस, SI या फिर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या PDF, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करेंगे तो भी व्हाट्सएप पे ले जाएगा और वहाँ से आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। ये जो सीरीज अभी आप वॉच कर रहे हैं रेलवे वाली, जिसमें 30 क्लास होने वाली है, ये 30 क्लास का हमने प्राइस रखा है 60 रुपये। अगर आप 60 रुपये में पे करते हैं तो ये 30 क्लास की कंटेंट मिलेगी। साथ ही आपको टॉपिक बैच की PDF निःशुल्क दिया जाएगा। जितने भी टॉपिक है 40+ टॉपिक आपको निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा है ना, कोई भी कंटेंट बाय करने पे टॉपिक बैच निःशुल्क रहता है हमारे, तो आप लोग ले सकते हैं और अपने जर्नी को बेहतर कर सकते हैं। मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। भारत में बेरोजगारी संबंधित मुद्दा किस प्रकार के अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जो बेरोजगारी है ये एक बड़ा मुद्दा होती है भारत के अंदर, चाहे किसी भी देश के अंदर। बेरोजगारी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, ये सब क्या है, ये बड़ा ही मुद्दा है ना। राजकोषीय नीति हो जाएगा, है ना, राजकोषीय नीति, ये सब क्या है, बड़का चीज़ है। तो ये जो भी बड़ी मुद्दा है, उसको जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माक्रो इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं, माक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसके अंदर हम जो है इसकी अध्ययन करते हैं, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब जो बड़े अर्थशास्त्र के पहलू हैं उनका अध्ययन करने के लिए बनाया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ये आप सभी ने जानना है और कई बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड भी करा होगा। इसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपसे मत पूछा जाता है कि किस विद्वान के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो कहते हैं आप एडम स्मिथ ने कहा था। द वेल्थ ऑफ नेशंस एक पुस्तक का नाम है जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो 3 बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ पे अर्थशास्त्र, जैसा कि मैंने अभी ये क्वेश्चन में है उसी प्रकार से यहाँ पे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंट है। ये MI होता है और ये MA होता है ना, MACRO होता है। ये माक्रो होता है, ये मैक्रो होता है। माक्रो इकोनॉमिक्स में जो है बड़े चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीतियाँ, सरकारी बजट, विनिमय दर, भुगतान शेष, गरीबी, बेरोजगारी, है ना, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भी यहीं पे जो है अध्ययन करी जाती है। इसके अलावा जो छोटका अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत लेवल पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कल्याण अर्थशास्त्र, कीमत निर्धारण, है ना, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कुल मिला के मोटे तौर पे आपको ये सोचना है, जो बड़े चीज़ है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और जो छोटे चीज़ हैं उनकी अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र मैंने जैसा कि अभी मौखिक रूप से कहा, यहाँ पे लिखित रूप से है। इसके अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, बड़े सेक्टर के अध्ययन किए जाते हैं और ये किसी देश स्तर पे लागू होते हैं, है ना। इसके पिता जॉन कीन्स है। अगर आपसे कहे भाई समष्टि अर्थशास्त्र का फादर कौन है ना, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कहते हो जॉन कीन्स। और अगर आपसे पूछता है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कहते हो रेगनर फिश। देखिए, ये थोड़ा सा स्पेलिंग का ही डिफरेंट है। अगर अंग्रेजी में आप समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो व्यष्टि का होता है मैक्रो मतलब सूक्ष्म, तो यहाँ पे सूक्ष्म वाला अर्थशास्त्र है, और ऊपर वाला समष्टि का होता है माक्रो, MACRO होगा वहाँ पे। ठीक है भैया, इतना ही सी फर्क है अंग्रेजी में, ये ध्यान रखेंगे। दोनों का पिता आपको याद रखना है। ओवरऑल अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। बड़का को अध्ययन करना है समष्टि, छोटे चीज का अध्ययन करना है व्यष्टि। ठीक है। इसके अलावा जो रेगनर फिश हैं, जो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता भी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता भी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। आप सभी को पता होगा कि नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ जरूर था, लेकिन बहुत सभी सेक्टर में नहीं हुआ था, 5 सेक्टर में हुआ था। लास्ट के जो सेक्टर है इको का, ये आपका 1968 में मंशा बनाया गया कि भाई वितरित किए जाए इसमें भी अवार्ड, और ये 1969 में पहली बार
जो है इकोनॉमिक्स में अवार्ड दिया गया। तो ऐसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले रेगनर फिश को दिया गया था और उसी साल 1969 में यानी पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल रेगनर फिश और साथ साथ जॉन टिनबर्ग को भी दिया गया था। मांग की नियम की एक बात आया था, तो मांग का नियम किसने दिया है? तो मांग का नियम कहेगा तो 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। बाद में है ना, बाद में जो है मांग और पूर्ति का एक रिवाइज्ड वर्जन है इसी प्रकार का, मांग और पूर्ति का नियम इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है 1890 में। तो इनके लिए दो आंसर है, खाली मांग का नियम कहेगा तो आप एडम स्मिथ को आंसर करेंगे, मांग और पूर्ति का नियम कहेगा तो आप अल्फ्रेड मार्शल को आंसर करेंगे। दोनों का ईस्वी भी डिफरेंट है ना। मांग का नियम क्या कहता है? किसी भी चीज़ की प्राइस जैसे ही ड्रॉप होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। प्राइस ड्रॉप होने से डिमांड हाई हो जाती है ना। इसके अलावा ये तो हो गए भैया अर्थव्यवस्था की दो विभिन्न पहलू हैं जिसमें छोटे और बड़े का अध्ययन वाली बात हो गई। और मांग का नियम हमने देखा किसने दिया। इसके अलावा हमने रेगनर फिश को देखा कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता है और पहले नोबेल के लॉरिएट भी हैं। इसके अलावा अब आते हैं भैया यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आज दुनिया में अधिकांश जगह पे यही तीनों अर्थव्यवस्था चलते हैं। बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका वगैरह देश है वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ये तीनों बड़े बड़े देश अपने लेवल पे है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है कि भैया इसमें जो है सरकारी चीज़ भी और निजी क्षेत्र दोनों का जो है सह अस्तित्व होते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तत्वों का मिश्रण होता है और आर्थिक निर्णय राज्य और निजी क्षेत्र दोनों मिल कर लेते हैं। और इसका मेन मोटो क्या होता है? पहले समाज कल्याण फिर लाभ कमाना। समझ में आया? तीन बात ध्यान रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, इसमें क्या होता है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होते हैं। इसमें जो कानून बनाते हैं है ना, ये राज्य भी बनाते हैं। राज्य यहाँ पे कोई राज्य मतलब पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। यहाँ पे आप राज्य से किसी देश को समझेंगे, जैसे इंडिया लेवल पे इंडिया को समझेंगे तो सरकार भी कानून बनाते हैं यानी राज्य भी कानून बनाते हैं और निजी क्षेत्र भी कानून बनाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो पहले समाज का कल्याण करना है फिर लाभ कमाना है, यानी समाज कल्याण के साथ लाभ कमाना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें जो है ना फुल पावर किसके पास होते हैं? सरकार के पास होते हैं, राज्य के स्वामित्व में होते हैं, यानी टोटली पावर किसके पास होते हैं? सरकार के पास होते हैं, है ना। इसके अलावा प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है? समाज कल्याण। इसका जो है सबसे ज़्यादा समाज कल्याण का उद्देश्य या भावना रखते हैं तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, रसिया के अंदर है ये अर्थव्यवस्था। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में जो है ना मलिकाना हक जो है निजी क्षेत्र को ज़्यादा जाता है, सरकार के पास जो है कम पावर होते हैं, ठीक है। सरकार के पास कम पावर होते हैं, इस प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होती है, यानी सरकारी पावर बहुत कम होती है ना। और इसका जो बेसिक मोटो होता है, सबसे पहला मोटो होता है ये होता है कि लाभ कमाना, ठीक है। और इसमें चीज़ों का निर्माण उपभोक्ता के डिमांड के अनुसार किया जाता है तो इसमें कंपटीशन हाई रहता है, ठीक है, कंपटीशन हाई रहता है। चलते हैं आगे। अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? तो भैया ये चावल की फसल है, यानी धान की फसल है, धान से ही चावल बनती है। अमन, औस और बोरो ये सीजन के अनुसार किए जाने वाले धान को नाम दे दिया गया है। भारत में उत्पादित सभी खाद्यान्नों में प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो चावल है। चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं इंडिया के अंदर, है ना। गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, ये जीआई का आनुवांशिक संशोधित प्रकार है ना, ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम चावल है, जीएम है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये। जैसे बीटी कपास का नाम आपने सुना होगा, बीटी कपास भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास का प्रकार है ना। तो यहाँ पे गोल्डन राइस जो है ये चावल का जीएम वर्जन है जिसमें बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। कई बार हम बच्चे ये समझ लेते हैं कि भैया इसमें जो है विटामिन ए का जो है अच्छा समृद्ध स्रोत है। अब एग्जामिनर विटामिन ए ऑप्शन में दिया ही नहीं और नीचे पूछ दिया गोल्डन राइस में इनमें से क्या पाया जाता है, विटामिन के लेवल मतलब टर्म में ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है और बीटा कैरोटीन जो है सप्लीमेंट माना जाता है विटामिन ए का, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विटामिन ए इसमें पाई जाती है, किसमें? गोल्डन राइस में। और ये आँख के लिए अच्छा होगा, जहाँ भी विटामिन ए की बात होगी वो आँख के लिए अच्छा होती है। तो ये एक ध्यान रखेंगे, राइस वाला क्वेश्चन है इसीलिए गोल्डन राइस भी पढ़ा देना सही है। भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान समय तक पश्चिम बंगाल ने किया है। 2024 की लास्ट डेटा भी देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हुआ है ना। इनके अलावा चाक हाओ ये मणिपुर का चावल है।
मरचा तथा कतरनी चावल ये बिहार का है। चुकवा चावल ये असम का है। ये अभी जो सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था इसमें ये चुकवा चावल पूछा गया था। चिन्नौर चावल ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में न रहेगा तो महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी होता है चिन्नौर चावल। बासमती चावल इत्यादि सभी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब ये जीआई टैग का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा भैया, रेलवे कुछ ऐसे ही बात पूछता है जो आपको लगता है आता तो है लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, है ना। तो भैया ये आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना, जीआई टैग। तो ये जीआई टैग इनको जो है प्राप्त है। ये जितने भी आप चावल देख रहे हैं, चावल वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जिन जिन को प्राप्त है बताता हूँ जो लेटेस्ट में मिला है। इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 प्रकार की फसल उत्पादित की जाते हैं। है तो सभी के सभी धान, लेकिन बोए जाने के आधार पे और काटे जाने के आधार पे इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे औस, अमन और बोरो, जो ये क्वेश्चन का बेस भी है। इनके अलावा जो अमन प्रकार के धान होते हैं ये बरसात के मौसम में यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जैसे कि साधारणतः धान बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि हम धान जानते हैं, अगर हम इन स्टेट के इतर किसी और स्टेट में रहते हैं और धान की खेती को जानते होंगे तो अमन प्रकार के धान को ही जानते होंगे कि जुलाई वगैरह में बो देना है। पहले जून में वर्षा होगी, जून के प्रथम सप्ताह में केरल में वर्षा होगी, फिर अपने यहाँ वर्षा पहुँचते पहुँचते जून जो है 20-25 तारीख हो जाएगा। अब धान का बिचड़ा लगाए रहते हैं हम लोग, 15 दिन लग जाता है बिचड़ा थोड़ा बड़ा होने में, और जुलाई के प्रथम सप्ताह या फिर एक सप्ताह अलग करके जुलाई से मतलब स्टार्ट कर देते हैं धान लगाना। तो अमन प्रकार के धान ज़्यादा होते हैं इंडिया के अंदर, है ना। फिर जो चावल की इस किस्म के उत्पादन मुख्य रूप से भारत में किया जाता है अमन प्रकार की, जैसे कि मैंने अभी कहा। फिर एक औंस होता है। चावल की इस किस्म की गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है, यानी ये जो है पूर्ण मुख्य रूप से बरसात आने से पहले ही बोया जाता है और शरद ऋतु में काट लिए जाते हैं। कुछ प्रकार के औंस कम दिन में होता है। एक बोरो धान होता है। धान के इस किस्म को सर्दियों में बोया जाता है। जब आप अमन धान को काटोगे तब आप जो है बोरो धान को बोते हो और गर्मियों में इसे काटा जाता है। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की धान होते हैं और कई सारे स्टेट है जहां ये तीनों प्रकार की धान किए जाते हैं। अब देखिए 3 प्रकार की यहाँ पे धान आया। 3 चीज का जो है 3 प्रकार से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, पंजाब राज्य को कितने भागों में बांटा गया, तो आंसर होता है 3 भागों में। आने वाले समय में पूछा जाएगा कौन कौन से वो 3 भाग है, तो आप कहोगे माझा, दोआब और मालवा। ये पंजाब जो है 3 प्रांत 3 क्षेत्र में बांटे गए हैं। ये तीनों के नाम यहाँ पे है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है धौलावीरा को कितने प्रभागों में बांटे गए हैं, तो धौलावीरा को भी 3 प्रभाग में बांटा गया है, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। वैसे हड़प्पा काल के अधिकांश शहर को मात्र 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन धौलावीरा जो गुजरात के अंदर है इसे 3 भागों में बांटा गया था। छोटी आंत के कितने प्रमुख भाग होते हैं, आंसर होता है 3 प्रमुख भाग। कौन से, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये ऊपरी भाग है, मध्य भाग है और ये इलियम निचला भाग है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के मध्य भाग में पाचन संबंधित कोई भी क्रिया घटित नहीं होती है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर तक हो सकती है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी जो है पाचन तंत्र वाला जो प्रोसेस होती है, जो भी अंग भाग लेते हैं उसमें सबसे लंबी ये होता है। और खाना का पूर्ण रूप से पाचन यहीं पे होता है, साथ ही साथ अवशोषण भी होता है यहाँ पे छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर ही भोजन सबसे अधिक समय तक जो है आपके पेट में रहते हैं। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं, तो यहाँ भी आंसर 3 होता है। देखिए सर ये 3 का टक्कर है ना। तो यहाँ अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। इन तीनों भाग में अगर आपसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का सबसे विशाल भाग कौन सा है, क्योंकि कई बार रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो अग्र मस्तिष्क जो मस्तिष्क का अगला पार्ट है ये सबसे विशाल पार्ट है। इसके अलावा जीव मंडल के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, स्थल मंडल जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, जल मंडल हाइड्रोस्फेयर और वायुमंडल एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों को मिला के जो है जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव मंडल मैंने कई बार बताया था कि जीव मंडल कहते किसे हैं, आदमी समझते नहीं है। ये 3 मंडल, जीव मंडल के जो 3 प्रमुख घटक है ये कैसे काम आता है, देखिए ये इस प्रकार से है। यहाँ से समझ लीजिएगा ये लिथोस्फेयर है, ये आपका हाइड्रोस्फेयर है और ये आपका एटमॉस्फेयर है। इन तीनों में जो ओवरलैप कर रहा है ये कोना, यहाँ पे अगर कोई एक पेड़ लगा दिया जाए तो इसे हम जैव मंडल कहेंगे। अगर जैव मंडल का परिभाषा क्या हो गया, जहाँ पे जीव निवास करते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। और ये जैव मंडल किस पे आधारित है, ये वायुमंडल, स्थल मंडल और आपका जो है ना वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों पे डिपेंड है।
है ना। कृष्णा नदी जल विवाद कितने राज्यों में है मुख्य रूप से, तो यहाँ भी आंसर सर 3 है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी विवाद चलती है। कृष्णा नदी पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है आफ्टर गोदावरी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। गोदावरी सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की, सेकेंड है कृष्णा नदी। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका आंसर होता है नर्मदा, जो पश्चिम की तरफ रिफ्ट वैली को फॉलो करते हुए बहती है। रुद्रसेन सेकेंड इतिहास के किस प्रसिद्ध वंश के शासक थे? रुद्रसेन द्वितीय जो है ये बकाटक वंश के शासक हुए। बकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी नंदीवर्धन था, जो महाराष्ट्र में नागपुर के पास होंगे। बकाटक राजा जाति से ब्राह्मण तथा शैव धर्म को मानते थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, अभी हाल में ही पूछा गया। पुष्यपुत्री वर्धन क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य से और भी कुछ था, है ना। तो वहां पे आपको ये भी ध्यान रखना होता है। तो ये जो बकाटक वंश थे वो ज्यादातर राजा ब्राह्मण हुए। इनके अलावा इस वंश में सबसे शक्तिशाली राजाओं में प्रवर शेर का नाम आता है। जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार दक्कन की पठार के साथ साथ मालवा की पठार इत्यादि क्षेत्र तक फैला लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। ये बकाटक वंश की आपको शॉर्ट झलक दिखलाया हूं, है ना। और ये रुद्रसेन सेकेंड इसी वंश के राजा हुए। अब रुद्रसेन सेकेंड को ही क्यों पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना, तो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रुद्रसेन सेकेंड के माध्यम से जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो अपने रिश्ता को मजबूत करना चाहा। अपने पुत्री प्रभावती की शादी इन्हीं के साथ किए थे, रुद्रसेन सेकेंड के साथ, है ना। विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती की शादी हुई थी। विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासनकाल में कौन भारत आए थे? फहियान भारत आए थे, ये ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन के काल में आए थे ह्वेनसांग, है ना। अजंता का जो गुफा है जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये बकाटक वंश के समय बनाई गई ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका फुल प्रूफ कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी अजंता का जो गुफा है ये बकाटक वंश के काल का माना जाता है। और ये गुफा जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाते हैं। इनके अलावा सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है। देखिए यहाँ पे आपने रुद्रसेन देखा, फिर प्रवर सेन देखा। इस प्रकार का एक वंश भी है स्पेशली जिसका नाम है सेन वंश। और सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत वंश, सामंत सेन, है ना। इन्होंने कहाँ पे शासन किया? बंगाल पे शासन किया। लेकिन जो बकाटक वंश है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में शासन किए, ठीक है भैया। सेन वंश की राजधानी नदिया थी, ये बंगाल में है नदिया। इनके अलावा इस वंश के कुछ प्रमुख शासन विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये सेन वंश के प्रमुख शासक हुए, है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का स्टाइल क्या है, हिस्ट्री से शासकों का क्वेश्चन पूछना। 4 गो शासक का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा अमुक वंश से नहीं थे, या फिर सीधे एक शासक का नाम देगा, बोलेगा ये किस वंश से थे। और आपका ऐसा नाम देगा कि आप जो है जनरली उसमें सरनेम नहीं लगा होगा। जैसे ध्रुव, अब उसमें कौन सा सरनेम लगा है भैया, आप कैसे पहचानोगे किस वंश के, है ना। तो पढ़ोगे तब ना पहचानोगे भाई, है ना। तो यही प्रॉब्लम है, पढ़ना जरूरी है ना। गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक जयदेव जो हैं ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। कवि हरिसेन पूछा जाता है किसके दरबारी कवि थे, तो आप कहते हो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो कई सारे जो बड़े बड़े राजा हुए जो फेमस हुए उनके जो राज्य कवि थे या फिर दरबारी कवि थे उनके बारे में भी पूछा जाता है, खास करके अगर वो कोई लेखन कार्य किया हो और जो फेमस हो। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्गा ने किया था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। कहाँ थी? मान्यखेत। VVI करेंगे, कई दफा पूछे जाते हैं सीधे सीधे राजधानी इसकी। राष्ट्रकूट वंश ने हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्म इकाइयों को संरक्षण प्राप्त किया था। यानी इसके कई राजा हिंदू को फॉलो किए, कई बौद्ध को किए और कई जैन को किए, ठीक है भैया। इस बात से भी पुष्टि हो सकती है जो एलोरा की गुफा है वो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है, जो तीनों धर्म को जो है आश्रय देता है, हिंदू हो चाहे बौद्ध हो चाहे धर्म। हालांकि ये हिंदू धर्म का ही पार्ट है, लेकिन अगर अलग कर दिए तो फिर तीनों जो है आप कह सकते हैं, और एग्जामिनर भी वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। दंती दुर्गा ने बादामी के चालुक्य के शासक, अंतिम शासक माफ कीजिए, कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था, है ना। जो देखिए जो चालुक्य है वो कई जगह है, बेंगी है, बादामी है ना। तो जो बादामी के चालुक्य के लास्ट शासक हुए कीर्तिवर्मन द्वितीय, उनको कौन हराया था, तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा। तो ये ध्यान रखना है। दंती दुर्गा महाराजा धीराज की उपाधि और परम भट्टारक की उपाधि भी लिए थे। देखिए महाराजा धीराज की उपाधि जो है इतिहास में कई सारे शासक ने लिए हैं, तो ये शायद न पूछे दंती दुर्गा से, लेकिन परम भट्टारक जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश कुछ प्रमुख शासक जैसे आपका दंती दुर्गा हो गया, ये तो फाउंडर हो गया। फिर आते हैं जी आपके कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम दंती दुर्गा के चाचा थे। कौन थे भैया? दंती दुर्गा के चाचा थे, क्योंकि दंती दुर्गा के अपना कोई संतान नहीं था तो उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। तो भैया कौन बने? कृष्ण प्रथम। और यही कृष्ण प्रथम जो है एलोरा में रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है भाई, इन्हें ध्यान रखेंगे। फिर कृष्ण प्रथम के बाद उनका पुत्र गोविंद द्वितीय आया, फिर ध्रुव आया,
देखिए ये ध्रुव जो है ये राष्ट्रकूट वंश से है ना। गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये जैन धर्म को फॉलो करते थे और ये राष्ट्रकूट वंश से हैं। कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, ये सभी के सभी जो है एक क्रम वाइज में है और ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों हैं, मतलब शासकों का क्रम है। ठीक है भैया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राष्ट्रकूट के थर्ड शासक। जैसे अभी SSC GD 2025 में जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया था कि ये जो कृष्णदेव राय कौन से वंश के भैया, एक सेकेंड, तुलुब वंश के है ना, कृष्णदेव राय है ना, देखिए संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुब वंश के हैं है ना। थर्ड नंबर पे तुलुब है, कृष्णदेव राय उन्हीं के हैं। तो भैया उनसे पूछा गया था कि इस वंश में जो है तीसरे शासक कौन थे, है ना। तो बड़ी बात नहीं है कि ये लाइन आपको याद रख लेना चाहिए और यहाँ से भी आने वाले दिनों में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। दंती दुर्गा, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव, 3-4 को तो जरूर याद रख लीजिए, कम कम अमोघ वर्ष तक जरूर याद रख लीजिए। ठीक है भाई। इनके अलावा प्रसिद्ध नवलिंग मंदिर ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, नवलिंग मंदिर। और एलोरा की गुफा तो है ही जिसमें 34 गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र के अंदर है और ये जो है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से रिलेटेड है। और ये बनवाए कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। और एलोरा की गुफा में जितने भी मंदिर हैं यानी 34 के 34 जो भी आपने देखे हैं उनमें सबसे बड़े मंदिर अगर कहेंगे तो कैलासा मंदिर हो जाता है। जो कैलाश मंदिर है एलोरा स्थित, ये सभी उस मंदिर प्रांगण में सबसे बड़े हो जाएंगे। और ये कैसा मंदिर है, रॉक कट मंदिर का उदाहरण है ना। और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो खजुराहों का मंदिर है ना, खजुराहों का जो मंदिर परिसर है, ये वो मंदिर नहीं है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है खजुराहों में, है ना, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो यहाँ पर भी आपसे पूछे जाते हैं कि ये खजुराहों के परिसर में सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है, तो आप कहते हो कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहों के परिसर में सबसे बड़ी मंदिर है। उसी प्रकार से एलोरा की सभी जितने भी चीजें एलोरा में उसमें सबसे बड़े मंदिर हो जाएंगे कैलासा मंदिर। ठीक है भैया। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 गो दल जो है संघर्ष किए, लड़े आपस में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये कन्नौज के मामले पे लड़े थे। पाल वंश के फाउंडर गोपाल है, प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट के दंती दुर्गा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कहाँ स्थित है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कहाँ स्थित है, ये सिकंदराबाद में स्थित है, जिसे अपन शॉर्ट में ईरीसेट कहते हैं। यहाँ पे जो है कर्मचारियों का प्रशिक्षण होता है, साथ ही ऑफिसर्स के भी प्रशिक्षण होते हैं जो भी सिग्नल एंड टेलीकॉम से जुड़े हुए होते हैं रेलवे के अंदर। रेलवे की जो भी इंस्टीट्यूट है उन्हें जरूर ध्यान रखें। आए दिन देखा गया है कि रेलवे की जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ भी प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि थोड़ा पॉपुलर होना चाहिए। ठीक है भैया। तो ये काफी पॉपुलर है, ये सिकंदराबाद में है और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एकमात्र है सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन का प्रशिक्षण वाला जो है एरिया। यहाँ पे पूरे इंडियन रेलवे के अधिकारियों और जो कर्मचारीगण होते हैं, है ना, 4200 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे आपका जो है ये क्या बोलते हैं प्रशिक्षण वाला, है ना, जो भी जेई वगैरह होते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दिया जाता है प्रशिक्षण सिकंदराबाद में। इनके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, ये आपके पिछले NTPC 2021 में पूछा गया है। ये फरीदाबाद में स्थित है, जो रोड की लाइट होती है, ट्रैफिक के बारे में एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ पे जो है फरीदाबाद में है ये। रेलवे विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम नरती है, ये आपका कहाँ पे है, बड़ोदरा के अंदर है। कहाँ पे है, बड़ोदरा के अंदर। और ये इंडिया का एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय है। पीयूष गोयल साहब जो है इनका उद्घाटन किए थे। इनके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ये आपके बड़ोदरा में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे ये बड़ोदरा में स्थित है ना। इसे नायर भी कहते हैं, देखिए नायर भी कहते हैं इसे, नायर, इसे अपन नायर भी कहते हैं, शॉर्ट में NAIR कहते हैं, नायर। ये है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, ये कहाँ पे है, ये भी बड़ोदरा में है। यहाँ पर भी क्या होता है, कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, एग्जाम इत्यादि कंडक्ट करवाते हैं ये। इनके अलावा डिपार्टमेंटल लेवल पे भाई। इसके अलावा राष्ट्रीय रेल संग्रह का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का मुख्यालय दिल्ली में है। अब ये तो हो गया रेलवे से संबंधित। अब हम आते हैं अदर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये ट्यूलिप गार्डन से नाम से स्पष्ट है, ये श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर में जो आजकल हुआ ये बहुत ही निंदनीय घटना है, आजकल चल रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड में है ना, बहुत ही बुरा हुआ, है ना, इतना ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये श्रीनगर में है भैया ट्यूलिप गार्डन। इनके अलावा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, ये आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई के अंदर स्थित है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी सवपना जिसे बोलते हैं, ये हैदराबाद में स्थित है। नेशनल पुलिस एकेडमी या सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी सवपना जिसे बोलते हैं, ये हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसे लवसना बोलते हैं, आपने अभी एस्पिरेंट देखा होगा, उसमें भी इसका चर्चा है। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के मसूरी में है, जहाँ पे यूपीएससी वाले जो सिलेक्टेड सदस्य होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय ये आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? देखिए कई प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बहुत दिन हो गया अभी इस क्षेत्र में भैया, तो अब तो ये भी अनुमान आता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको बता देता हूँ, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जिनको अच्छा लगता है पढ़ता है, और जो पढ़ेंगे वो एकदम गारंटी मान के चलिए कि सिलेक्शन होना ही होना है। आपके जीके जैसा आपकी बाधा नहीं बनेगी, रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये जो है फॉक्स प्रो, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए डीबीएमएस का फुल फॉर्म कई बार आपने अटेंड किया होगा एग्जाम में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ से आपको खुद ही वैसा लग जाएगा कि ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि ये होते बहुत हैं तो याद करना संभव नहीं होते हैं, ठीक है। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन से डेटा को अनुरोध को स्वीकार करता है और विशिष्ट डेटा प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश देता है ना। तो ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ अन्य डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, मैंने एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपको पढ़ा दिया है, इसका फुल फॉर्म जरूर बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एसक्यूएल का। सर्वर है ना, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब आपके चले जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो आपके आ जाते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर। डीबेस है ना, क्लिपर, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक फुल फॉर्म और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डीबीएमएस के अलावा डाटाबेस से, ओडीबीसी, ओडीबीसी इसका होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने हेतु डिजाइन किया गया है। यानी ये मेन प्रोग्राम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मोबाइल स्तर पे बात करें तो जो एंड्रॉयड वगैरह है ये भी आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। आप मोबाइल खरीदते हो तो एंड्रॉयड डाउनलोड करते हो क्या? नहीं, अपने आप उसमें रहता है ना, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ऐसे देहाती भाषा में समझ लेना है। लेकिन अगर आपको लूडो खेलना है, जुप्पी पे लूडो खेलना है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहीं से बहुत सारे बात निकल के आते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए और जिसे हमें बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हमें बाहर से डाउनलोड करना नहीं पड़ता है और ये जो है ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं और कंप्यूटर को जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर को रिलेट करने के लिए जरूरत होता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे विंडोज है ना, जैसे अभी बात करें विंडोज कितना है 11 की 12 है ना। ऐसे आप जाते हो कंप्यूटर लेने तो बात करते हो। फिर मैकोस, ये एप्पल वाला है। इसके अलावा लिनक्स, आईओएस, ये भी एप्पल वाला है। एप्पल वाला क्या करता है कि जो लैपटॉप टैब है इसमें ये एंड्रॉयड ये वाला जो है वर्जन आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है सेट करते हैं और आईओएस जो है एप्पल के मोबाइल में रहता है, ठीक है। इनके अलावा कंपाइलर, असेंबलर, ये सभी के सभी क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। असेंबलर और कंपाइलर के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए असेंबलर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये कैसा प्रोग्राम हो गया? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अभी आपने देखा जो क्या करता है, असेंबली भाषा खास करके निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी कोड में तोड़ता है। कौन भैया? असेंबलर, या फिर रूपांतरित करता है। और जो कंपाइलर है ये भी वही काम करता है, लेकिन ये हाई लेवल भाषा को जो है मशीनी भाषा में लाता है, ठीक है। तो असेंबलर और कंपाइलर में क्या फर्क है? असेंबलर क्या करता है? निम्न स्तरीय भाषा पे काम करता है और कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा पे काम करता है। और दोनों का काम क्या है? चलाने के लिए सुगम करना, मशीन भाषा में ले आना, मशीनी कोड में ले आना, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। अभी मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौखिक रूप से बता ही दिया, लूडो का एग्जाम्पल देके, है ना। जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
भारत सरकार में पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत किस वर्ष में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अलग अलग नाम दिया गया? हुआ यूं कि जब 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार चालू हुआ तो उस समय खाली पद्म विभूषण ही नाम दिया गया पद्म पुरस्कार को, लेकिन उसमें कैटेगराइज किया गया क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, है ना। लेकिन बाद में 1955 में इस क्लास वाले सिस्टम को हटा के सबका अलग अलग नाम दे दिया गया कि जो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़े होंगे वो पद्म विभूषण होंगे, फिर उससे छोटा यानी क्लास बी जिसे कहते थे वो पद्म भूषण होंगे, और क्लास सी जिसे कहते थे यानी सबसे छोटू पद्म पुरस्कार में उसे पद्मश्री कहेंगे। तो इस प्रकार की जो विभाजन हुए पद्म पुरस्कार का ये 1955 में हुआ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आ जाए, क्योंकि वो ऐसा ही खोजता रहता है जो आपको लगे कि आ भी रहा है और गलती करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए भारत में भारत रत्न पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में किया गया था। मैंने अभी कहा भारत रत्न के मामले में जो व्यक्ति को देना है उसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करेंगे और राष्ट्रपति को जो है करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नाम दिया जाता है कि भाई अमुक अमुक आदमी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर राष्ट्रपति विचार करते हैं। लेकिन जो पद्म पुरस्कार है उसके लिए स्पेशल एक कमेटी है जिसका नाम ही है पद्म पुरस्कार समिति या कमेटी। इसके द्वारा जो है बहुत सारे लोगों को नाम का सिफारिश किया जाता है ना। और इस पद्म पुरस्कार समिति के जो मुख्य होते हैं ये कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं भैया? कैबिनेट सचिव, है ना। कैबिनेट सचिव इनके मुख्य होते हैं और विजेताओं की नाम की संस्तुति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये पद्म पुरस्कार कमेटी के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसके मुख्य होते हैं कैबिनेट सचिव और ये फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देते हैं कि भाई अमुक अमुक आदमी को हमने सेलेक्ट किया है पद्म पुरस्कार के लिए, फिर विचार करते हैं, फिर मिलते हैं। 1954 में पद्म पुरस्कार पद्म भूषण के नाम से बांटा गया जिसमें 3 वर्ग होती थी। 1955 में इन्हें अलग अलग नाम दिया गया जैसे कि हम वर्तमान में जानते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। भारत सरकार के 4 सर्वोच्च अवार्ड का जो है आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो पद्मश्री का स्थान 4था हो जाएगा, पद्म भूषण का 3रा, पद्म विभूषण का 2रा और भारत रत्न का 1ला। उल्टा पढ़ लीजिएगा अगर 1 2 3 4 से पढ़ना है तो। इसके अलावा पद्म विभूषण क्यों मिलता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। देखिए ये सभी के सभी विशिष्ट सेवा के लिए ही दिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि लेवल कितना हाई है ना। उस सेवा के लिए आपको जो है कैटेगराइज किया जाएगा कि आपको कौन सी प्राइज दिया जाना चाहिए। अगर विशिष्ट सेवा है सिंपल तो पद्मश्री, विशिष्ट सेवा है उच्च स्तर का, है ना, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने तो पद्म भूषण, और असाधारण लेवल का काम किए हैं तो पद्म विभूषण। ठीक है मेरे भाई। वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म अवार्ड बांटे गए जो एक्सेप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि 120 पद्म अवार्ड तक ही अलाउ है। हालांकि पिछले साल भी 132 बांटे गए थे 2024 में, तो ये भी एक्सेप्शनल है। ठीक है भाई, 120 तक ही अलाउ होते हैं लेकिन ये दिए जा सकते हैं। तो 139 पद्म अवार्ड जो है 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बांटे गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। ठीक है। इसके अलावा भारत में शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। शांति काल में कहेगा तो सबसे बड़ा अशोक चक्र, है ना। और सैन्य अलंकरण सबसे बड़ा कौन सा है? ये युद्ध के दौरान वीरता इत्यादि को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, तो ये आपका जो है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र युद्ध काल का सबसे बड़ा और शांति काल का सबसे बड़ा अशोक चक्र है। ये दोनों ध्यान रखेंगे, है ना। आप लोग बताएंगे परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं यहाँ पे, परमवीर चक्र के फर्स्ट विजेता कौन थे? आप लोग बताएंगे, बहुत ही सम्मानीय है हमारे लिए। तो इनके अलावा दिए गए प्रमुख पुस्तक तथा उनके लेखकों के साथ किसका मिलान गलत है? द सैटनिक वर्सेस सलमान रश्दी लिखे हैं, 1000 बार पढ़ा चुका हूँ। व्हाई इंडिया मैटर्स एस जयशंकर साहब लिखे हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत लिखे हैं। देखिए पिछले कुछ क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बच्चे ने कमेंट किए थे, ये किताब का नाम मैंने शायद करंट वाले जो वीडियो बनाया था वहाँ पे पढ़ाया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने शायद अमिताभ घोष साहब पढ़ा दिए हैं जो गलत हो जाएंगे। इनके नाम से मैच करके मैं भी जो है यहाँ पे कन्फ्यूज करके बता दिया होगा, तो यहाँ पे मैं गलती सुधरवाना चाह रहा हूँ। देखिए अमिताभ कांत साहब हैं, अमिताभ कांत साहब वही हैं जो नीति आयोग में CEO रह चुके हैं भूतपूर्व, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 जिन्होंने भी अमिताभ घोष साहब याद कर लिए हैं, अमिताभ कांत साहब कर लीजिएगा। विटनेस एंड ऑटोबायोग्राफिक दीपा मलिक, ये दीपा मलिक का नहीं, ये साक्षी मलिक का है। बाद बाकी तीनों ऊपर का सही मैच किया गया है, लास्ट का गलत मैच किया गया है, और जो गलत है
वही आपका आंसर है। इनके अलावा यहाँ पे आता है विटनेस एंड ऑटोबायोग्राफी, यह दीपा मलिक के न लिख करके, ये साक्षी मलिक जो एक प्रकार के पहलवान हैं और 2016 रियो डी जेनेरियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवानी के अंदर पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है, ये लिखे हैं आपके दीपा मलिक, ठीक है भैया, ये दीपा मलिक के हैं और ऊपर वाले साक्षी मलिक के हैं। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक ही थी और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले पुरुष जो हैं मुरलीकांत पेटकर साहब है, जिनके नाम पे पिक्चर भी बन चुके चंदू चैंपियन, ठीक है भाई, तो दोनों ध्यान रखेंगे। और दीपा मलिक कौन खेल में पदक जीती थी, तो ये एथलेटिक्स शॉट पुट में जीती थी, इन्हें ध्यान रखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 ये भी रियो में होगा। इनके अलावा अभी मैंने आपसे कहा कि भाई पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम जो भारतीय हैं ये मुरलीकांत पेटकर है, जिन्होंने गोल्ड पदक के रूप में पहली बार पैरा में पदक जीते थे, तो बहुत बड़ी बात है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कहेगा तो अवनी लखेरा होगा, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी और अवनी लखेरा जो है पेरिस में भी स्वर्ण पदक जीती है। तो लगातार लगातार 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भी अवनी लखेरा हो जाएगा। वाई इंडिया मैटर्स के लेखक जो है एस जयशंकर साहब हैं, इनके साथ ही इंडिया बे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इनके भी लेखक जो है वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं। अमिताभ कांत भूतपूर्व नीति आयोग के सीईओ के द्वारा कई पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे ब्रांडिंग इंडिया, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया, हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20, है ना, और इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, है ना। तो यहाँ पे जितने भी इनकी पुस्तक मैं देख रहा हूँ लगभग सब में इंडिया शब्द आ रहा है, तो मैं इससे एक आइडिया ले लूँगा, जब भी इनके किताब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मैं इंडिया शब्द को खोजूंगा, ठीक है मेरे भाई, तो मुझे काफ़ी हिंट मिल जाएगा। ये नीति आयोग में सीईओ रह चुके हैं। सलमान रुश्दी की पहली उपन्यास भी पूछी जाती है सेम इसी लैंग्वेज में कि सलमान रुश्दी की पहली उपन्यास कौन सी थी, तो आप कहते हो ग्रीमस भी इसे कहते हैं, ग्रीमस, है ना, या फिर ग्रैमस कहते हैं। 1975 में रिलीज हुआ था। इसके बाद इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, सेम, है ना, द मिडनाइट चिल्ड्रेन, द मूर्स, लास्ट से होमलेस बाय चॉइस, द ग्रैंड बीनीथ हर फीट, विक्ट्री सिटी, विजयनगर, है ना। तो ये जो है आपका लिखा गया, है ना, किसके द्वारा, सलमान रुश्दी साहब के द्वारा। देखिए सलमान रुश्दी साहब को ग्रैमस भले उनका उपन्यास हो, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि मिली द मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिली प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा। इनके अलावा भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी बाघ रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक बाघों की संख्या किस नेशनल पार्क में है। अब यहाँ पे नेशनल पार्क की बात हो रही है, बातों को समझेंगे, स्टेट की बात नहीं हो रही कि फट से जो है आप जो है मध्य प्रदेश लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे किस नेशनल पार्क में पार्टिकुलर पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बाघ है, तो आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें एकलौता 260 से अधिक बाघ है, और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो इंडिया में सबसे अधिक जो है कौन से नेशनल पार्क है जहाँ पे बाघ है, तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा बाघ वाला नेशनल पार्क है वर्तमान समय तक। लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बाघ जो है आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। इससे पहले इसे हेलू नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। वर्तमान समय में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। रामगंगा नेशनल पार्क के पास से ही रामगंगा नदी निकलती है, और ये रामगंगा नदी जो है गंगा की प्रथम नदी भी बनती है, गंगा की प्रथम सहायक नदी बनती है, जो नॉर्थ साइड से आके गंगा में मिल जाती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जब गंगा बन जाती है ना, और थोड़ा ही दूर आगे चलती है, तो यहाँ पे गंगा नदी को रामगंगा नदी आके मीट करता है। इसीलिए पूछा जाता है कि गंगा नदी की पहला सहायक नदी कौन सा है, तो आप कहते हो रामगंगा नदी है। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पे रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। और दुनिया में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पे रहेगा, तो भारत में रहेगा। ठीक है भैया। रॉयल बंगाल टाइगर कहेगा तो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो अलग से पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में किया गया था। बाघ परियोजना की जो है शुरुआत। अब देखिए मध्य प्रदेश में ना सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, तो 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व। 2007 में एक साथ जो है 5 टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश में। पेंच, अब ये जो पेंच है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी एग्जिस्ट करता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी एक ही साथ आए थे, और ये आपका सभी के सभी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व
है ना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में आया था। रातापानी टाइगर रिजर्व 24 में आया था और अभी 25 में आया है माधव टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट, तो भी आप कहते हो एमपी है। लेकिन सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अंडमान एंड निकोबार में है। बातों को समझेंगे। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहेगा तो एमपी आंसर करना है। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस लद्दाख में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जिसे हाल में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुई है और हिमालय के स्थान पर प्राचीन काल में टेथीज सागर हुआ करता था। हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। नदियों के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है और विस्तारिता या दिशा के अनुसार भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, इस प्रकार से 4 भागों में विस्तारिता के अनुसार भी है और नदी के अनुसार भी 4 भागों में है। पंजाब हिमालय, है ना, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, है ना। दक्कन का पठार भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है पहले हमने डिस्कस कर लिया है, इसीलिए नहीं लिखा है। अरावली पर्वत भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, साथ साथ हरियाणा, साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात में जो है अपना पांव पसारे हुए हैं। इसकी सबसे ऊंची पीक का नाम है माउंट गुरु शिखर, है ना, जो 1722 मीटर ऊंची है और ये राजस्थान के अंदर है। और माउंट एवरेस्ट की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तिरिचमीर है, हिंदकुश पर्वत, है ना। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ओवरऑल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है, यहाँ पे सागरमाथा कहलाता है। लेकिन भारतीय भूभाग में जो हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी है वो कंचनजंगा है। कहाँ पर रहेगा, सिक्किम में रहेगा। टोटल हाइट कितना है, 85-86 मीटर है और दुनिया की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है आफ्टर माउंट एवरेस्ट और K2, है ना। सिक्किम के अंदर प्रमुख चोटी में जोंगसांग चोटी और सिन्योल्चो चोटी भी प्रमुख है। जोंगसांग और सिन्योल्चो ये पूछे भी जाते हैं। जोंगसांग भारत और तिब्बत और नेपाल के सीमा पर त्रिक बिंदु पर स्थित है, इसीलिए पूछा जाता है। तो सिक्किम आएगा भारत के राज्य के हिसाब से पूछेगा तो। पटकाई बम पहाड़ी यह भारत और म्यांमार के सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में एग्जिस्ट करता है पटकाई बम पहाड़ी। नंगा पर्वत, इसे दिमीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिमीर भी कहा जाता है, ये पश्चिम में हो जाएगा। इनके अलावा कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी, ये भारत के असम राज्य में स्थित है, कार्बी ओंगलोंग, है ना। नंदा देवी और कामेत, ये पहला और दूसरा सर्वोच्च पीक है उत्तराखंड का। सबसे ऊंचा चोटी है उत्तराखंड का नंदा देवी, दूसरा है कामेत। अबोर कांगटो पहाड़ी, अबोर और कांगटो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य पहाड़ियों में मिसमी पहाड़ी भी प्रमुख है। तो अबोर, कांगटो और मिसमी ये तीनों के तीनों, है ना, कहाँ पे रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में ही किबुथु गांव है जो इंडिया का सबसे, है ना, ईस्टर्न पार्ट है ना, ध्यान रखें। धीनोधर की पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, शत्रुंजय पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। कालसूबाई की चोटी, अब देखिए महाराष्ट्र में ना बहन को बाई बोलते हैं ना, बहन को, है ना, ताई भी बोलते हैं भाई। अब बाई भी हमको लगता है कि बोलते रहता हूँ मैं महाराष्ट्र में, लेकिन मैं पूर्ण रूप से मराठी सीख नहीं पाया हूँ, है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बाई यहाँ पे है ना आए दिन बोले जाते हैं महाराष्ट्र में, तो इससे आप याद रख लेंगे कालसूबाई, है ना। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा है तो आप कालसूबाई को याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र की टॉप पिक है। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये केरल में स्थित है, सह्याद्री पर्वतमाला की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा, ये आंध्र प्रदेश में। और पूर्वी और पश्चिमी घाटी की जो मिलन होती है ये कहाँ पे होती है, नीलगिरी तमिलनाडु में होती है, तो ये ध्यान रख लेंगे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन सा एक जैन संत थे, जैसे अभी अगर आपसे पूछा जाए, इसी वीडियो से मैं पूछूं कि भाई राष्ट्रकूट वंश में कौन से शासक जैन थे, तो आप क्या कहते हो, अमोघ वर्षा, है ना। वैसे ही विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 महान विद्वान रहते थे उन्हें नवरत्न नाम दिया गया है। वैसे नवरत्न मुगल काल में भी रहते थे, अकबर के काल में, है ना। अकबर के काल में जो 9 कवि थे ना उनको भी नवरत्न ही कहा जाता है ना। और एक आपका शिवाजी में अष्टप्रधान कहते हैं और कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज कहते हैं। तो ये 4 को जो
मंत्रिमंडल थे, जिनके कवि वगैरह या विद्वान लोगों का टोली था, उनका भी नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक छपनक नाम का आदमी था, जो आपका क्या था भैया, जैन संत थे। क्या थे ये, जैन संत थे। अब इसके नवरत्न के बारे में देखते हैं। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, डॉक्टर वगैरह इनकी पूजा करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं भाई स्वस्थ रहने के लिए। तो ये जो है आयुर्वेद के ज्ञाता थे, है ना, ये चिकित्सा से जुड़े हुए हो गए। छनपक ये जैन सन्यासी थे और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे, ये जैन धर्म को फॉलो करते। अमर सिंह एक प्रकार का कवि थे और व्याकरण के ज्ञाता भी थे, अमरकोश इन्होंने नहीं लिखा है। शंकु ये गणितज्ञ और वास्तुकार थे, शंकु को शंकु से याद रख लेंगे, जैसे शंकु जो कोण होते हैं गणित में आप पढ़ते हो। बेताल भट्ट, आपने विक्रम बेताल देखा होगा, राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच जो है कहानी कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये बेताल भट्ट मैजिशियन एक प्रकार का जादूगर था, है ना। घट प्रखर कवि और साहित्यकार थे। कालिदास साहब को आप सभी जानते हैं भैया, महान कवि थे, है ना, इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, कई सारे नाटक के ज्ञाता है। यहाँ पे इनको जो है किताब इनका नीचे हम अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। बरामिहिर ये क्या थे, खगोलज्ञ थे, है ना, खगोलज्ञ, ज्योतिष और गणितज्ञ। बररुचि व्याकरण और विज्ञान भाषा के ज्ञाता। तो ये हो गए इनके जो है नवरत्न में कौन क्या थे, कौन किस लिए जाने जाते थे, है ना। जैसे अकबर के नवरत्न में तानसेन को पूछा जाता है, तो गायक थे तानसेन ध्रुपद के, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, है ना। कालिदास के प्रमुख लेखों में आएंगे अभिज्ञान शकुंतलम, वीरकृष्यम, मालवा विक्कग्त्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सभी के सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका ये बरामिहिर के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कोशिकांग का उनके उचित नाम के साथ मिलान कीजिए। क्या है ना कि जो कोशिकांग होते हैं उनको कई सारे निकनेम भी दिया गया है, उनके उपलब्धता या फिर कौन से काम कर रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहना एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का निर्माण होना है और एटीपी जो है ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का कार्य करता है, तो ये सही है जी अपने हिसाब से। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहना एकदम सही है, क्योंकि आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एंजाइम पाए जाते हैं जो डेड कोशिका होते हैं, डेड सेल होते हैं, उसे साफ सफाई करने के लिए हार्पिक का काम करता है ना। और अगर वो फट गया तो पूरा कोशिका वहां पे स्वाहा हो जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का रसोई घोर, इसे राइबोसोम को कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्गी उपकरण को कहा जाता है, तो डी नंबर सही है, सी नंबर गलत है। कोशिका का रसोई घर जो है ना, ये आपको क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है ना, ये आपका कहाँ पे रहता है, हरित लवक जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, इस घटना को घटित होने के लिए जिम्मेवार है ना। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में संभव होती है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर रहती है, क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर या रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। जो भी स्वपोषी प्रकार के पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण घटित करते हैं, सिर्फ दिन के समय, रात के समय नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में सूत्रकनिका भी कहा जाता है, यह सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिक यानी केंद्रक यानी है ना न्यूक्लियस भी नहीं पाए जाते हैं, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में हो गया। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, कैसा भैया, डबल लेयर मेम्ब्रेन वाला है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जैसा कि ऑप्शन में आपने देखा। यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है और कोशिका में डीएनए की उपस्थिति न्यूक्लियस में होती तो है, लेकिन थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सेल में डीएनए कहाँ मौजूद होते हैं, तो आप कहते हो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, केंद्र के अंदर। लेकिन इसके अलावा थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, राजमा के जैसा होता है ना, कटा हुआ सेम के बीज के जैसा होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कई बार इसके फुल फॉर्म भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में लहरा देते हैं एग्जामिनर। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, यह सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, वो डबल मेम्ब्रेन वाला था, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। इसमें पाचन एंजाइम की उपस्थिति पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर अपशिष्ट हटाने में मदद करते हैं, जो भी मर वगैरह जाते हैं कोशिका चोट वगैरह लगने से, उसको साफ करने का काम जो है लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसमें जो हार्पिक है, जो एंजाइम है, वो साफ
करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि वो जब डिस्टर्ब होगा और फट जाएगा तो वहाँ पे जो भी सेल है उसे वैसे ही मार देंगे बिना मतलब के, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। गोल्गी उपकरण, इसके कोशिका का डाक घर कहा जाता है। यह कोशिका के भीतर प्रोटीन और लिपिड इत्यादि को जहाँ पे जरूरत होता है ना वहाँ पे तुरंत पहुँचाने का काम करता है, इसीलिए इसे गोल्गी उपकरण कहा जाता है। राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की संश्लेषण होती है। इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से सत्य है, इसमें जो सत्य है आपको पहचानना है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने हेतु भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स की हत्या की, एकदम सही है। 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह साहब ने कैप्टन सैंडर्स को इस दुनिया से ऊपर भेजा, एकदम सही है। चौरा चौरी हत्याकांड ये आपके 1922 में हुए, ये भी सही है, और इसके कारण असहयोग आंदोलन क्या बंद करना पड़ा था, सही है। 7 सदस्य वाली साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, एकदम सही है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था, एकदम सही है। अरे भाई सब सही है, तो आंसर क्या है भाई? उपयुक्त सभी कथन सत्य है, सही बात है जी, सभी के सभी सत्य है, तो सभी के सभी सत्य आंसर ही मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स की हत्या कर दी, है ना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह साहब ने, है ना, असेंबली में बम फेंके थे, और उस समय उनके साथ और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त साहब भी थे, ये भी पूछे जाते हैं। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाला जगह में चौरा चौरी हत्याकांड होता है, जो 1920 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए असहयोग आंदोलन को रोकने में मदद करती है, और इसी के कारण रोका जाता है। संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार हेतु 7 सदस्य वाली कमेटी, जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया था, और इंडिया लेवल पे इसे गोरों का कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें कोई भी जो है भारतीय नागरिक को शामिल नहीं किया गया था, है ना। तो ये 1927 में डिप्यूट किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, 1928 में भारत पहुंचे थे, और 1930 में रिपोर्ट दिए थे। तो साइमन कमीशन से 3 ईस्वी याद रखना है, कितने सदस्य वाले थे? 7 सदस्य वाले। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी या फिर रेलवे के जो बड़े एग्जाम है साइमन कमीशन से, ये पूछता है इसका उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक सुधार के प्रश्न बिंदु पर विचार, है ना, ये ध्यान रखें। इनके अलावा बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, किसके समय? करजन के समय। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों ईस्वी को अलग अलग याद रखना है विथ डेट, है ना। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अब ये तीनों डेट से समझने से के बाद एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, है ना। आपके ऑप्शन में होते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद, ऐसा ऑप्शन होता है। तब वहां पे आपको चुनना होता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, क्योंकि बंगाल विभाजन जो घोषणा तो हुआ पहले 19 जुलाई 1905 को, प्रभाव में आया 16 अक्टूबर 1905 को, और आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्टअप हुआ ये 7 अगस्त 1905 को। इट मीन्स 16 अक्टूबर से पहले 7 अगस्त आ गया होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब घोषणा के बाद ही हो गया था स्वदेशी आंदोलन, न कि लागू होने के बाद, ठीक है भाई। इसके अलावा स्तंभ 1 से 2 का मिलान करना है। भाई जंतर मंतर क्या है? मैंने बताया था कि भाई इंडिया में 5 वेधशाला का स्थापना करवाए सवाई जय सिंह ने, और सवाई जय सिंह जो 5 वेधशाला है उसे हम आम भाषा में जंतर मंतर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया? खगोलीय वेधशाला। दीपोर बिल क्या है? ये दीपोर बिल एक प्रकार का झील है जो इंडिया में रामसर साइट है, और ये कहाँ पे है? ये असम के अंदर स्थित है, तो ये भी हो जाएगा। ईडन गार्डन सभी जानते होंगे, परसों का मैच देखे होंगे, क्रिकेट का स्टेडियम है। और मुंबई स्थित एशियाटिक सोसाइटी, ये क्या? एक विशाल लाइब्रेरी है। तो इस प्रकार से आप इसे मैच कर देंगे, ठीक है। सवाई जय सिंह ने कुल 5 शहरों में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं आम भाषा में, दिल्ली में बनाए थे, जयपुर में। तो दिल्ली और जयपुर को तो सबको पता होता है कि जंतर मंतर है जी, जयपुर का ज्यादा, है ना। लेकिन उज्जैन, मथुरा और बनारस में भी जंतर मंतर है। दीपोर बिल यह असम में एक भारतीय रामसर स्थल है। ईडन गार्डन कोलकाता में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद, या मोटेरा स्टेडियम के बाद। मुंबई स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर जेम्स मैकेंटोश ने किया था। बंगाल की खाड़ी क्या है? एक प्रकार का समुद्र है जो हिंद महासागर का पार्ट है। कैस्पियन सागर क्या है? एक प्रकार का झील है ना। ये दुनिया में सबसे बड़ी झील भी है, जो खारे पानी की झील है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी का त्यौहार किस महीने में होता है? तो रामनवमी होगा आपका जी चैत महीना में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत महीना में मनाया जाता है, सामान्यतः मार्च अप्रैल में पड़ती है, अभी तो होके गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दुर्गा पूजा आश्विन मास में आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर में आएगी। मकर संक्रांति पर वर्ष जनवरी महीना में 14-15 जनवरी को आता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आता है ना। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
कार्तिक मास में मनाया जाता है, जो अक्टूबर नवंबर में आता है। इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, ये तो ऐसे ही दिखता है। होली का त्यौहार फागुन महीने में मनाया जाता है, जो जनरली फरवरी एंड मार्च में आती है, ठीक है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। वीवीआई करेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। गुड फ्राइडे का त्यौहार ईसाई धर्म में, अभी जो पिछला शुक्रवार गया है गुड फ्राइडे था, तो जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले हैं तो गुड फ्राइडे त्यौहार जरूर है, लेकिन उनका जो है शोक का त्यौहार है, दुख मनाने का त्यौहार है, ठीक है। वहीं ईस्टर का त्यौहार जो है ईसाई धर्म में खुशी हर्षोल्लास का त्यौहार है। एक मिनट, मेरी बेटी रो रही है, एक सेकेंड, क्या हुआ। वहीं गुड फ्राइडे के जो तीसरे दिन आपका ईस्टर का त्यौहार होता है ना, तो ये ईसाई धर्म में खुशी का त्यौहार होती है ना। और जो क्रिसमस होती है वो ईसा मसीह के जन्मदिन वाला त्यौहार होती है, जो आपके 25 दिसंबर को फिक्स होता है, यहाँ पे लिखा है। एक हेलोवीन का त्यौहार है, वेस्टर्न त्यौहार ये भी है, ये 31 अक्टूबर को होती है, इन्हें ध्यान रखें प्रत्येक वर्ष। मुहर्रम का त्यौहार इस्लाम धर्म में एज अ हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार जो पर्युषण है, ये भाद्रपद महीना यानी भादो महीना में मनाया जाता है। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह दिसंबर महीना में 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाई जाती है। टूसू फेस्टिवल, देखिए टूसू फेस्टिवल किसी एक पार्टिकुलर स्टेट में नहीं होता है, लेकिन आप जनरली झारखंड इसका ऑप्शन में देखते होंगे। झारखंड में एक सरहुल फेस्टिवल होता है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा। सरहुल ये जनजातीय फेस्टिवल है, झारखंड में होता है। तो टूसू फेस्टिवल जो है ये झारखंड में भी होता है, और झारखंड के आसपास जो भी है, आप पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं इसे, है ना, उड़ीसा में भी देख सकते हैं। तो जो टूसी फेस्टिवल है ये अगहन में होता है, अगहन पौष, है ना। ये फसल कटाई का त्यौहार होता है और 1 माह तक चल सकती है। सिक्किम की प्रमुख त्यौहार लोसांग है, इसे तिब्बती कैलेंडर के अनुसार पूछा जाता है। तो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार ये 10वें महीने के 18वें दिन में मनाया जाता है लोसांग का त्यौहार। देखिए जो लोसांग है ये सिक्किम का है, लेकिन जो लोसार है ना, लोसार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। सिख धर्म के प्रमुख त्यौहार जो गुरु पर्व है ना, जो सिख धर्म में जो गुरु नानक हैं उनके जन्मदिन को याद करके मनाया जाता है, ठीक है। ये कार्तिक महीना में होता है। अगला है कि कौन सा स्थल जो मिनरल्स है उसके हिसाब से सही नहीं है। वेलाडीला में लोहा मिलता है, वेलाडीला जी लोहा के लिए सही है। बालाघाट मलाजखंड तांबा के लिए सही है। नोवा मुंडी कोयला के लिए सही नहीं है जी। जादूगोरा यूरेनियम के लिए सही है। तो नोवा मुंडी जो है ये आपका लोहा के लिए सही है, ना कि कोयला के लिए। तो ये मिसमैच है और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नोवागढ़ मुंडी जो है ये कहाँ पे है, ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। एक जगह है जो लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, खास करके हेमाटाइट प्रकार का लोहा। देखिए लोहा कई प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडाराइट। फिर अगर ढलवा और पिटवा के अनुसार आएंगे तो ढलवा और पिटवा हो जाएगा, ठीक है भैया। पिटवा ज़्यादा मजबूत होता है, ढलवा थोड़ा कम मजबूत होता है ना। और हेमाटाइट सभी ओर में ज़्यादा अच्छा होता है लोहा में, ठीक है भैया। यह क्षेत्र जो है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में आते हैं नोवा मुंडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोहा, हेमाटाइट। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित एक पहाड़ी रीजन का नाम है, यहाँ पे हेमाटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में सही मैच था। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है, ठीक है भाई। बादाम पहाड़ी है वहाँ पे, है ना। इनके अलावा भारत में अधिकतर लौह अयस्क का निर्यात मार्मागुआ बंदरगाह जो गोवा में है वहाँ से किया जाता है। देखिए मार्मागाओ बंदरगाह ये कौन नदी पर है, तो जुआरी नदी पे। डायरेक्ट पूछा जाता है ये जुआरी नदी कहाँ है, तो आप कहेंगे गोवा में, ठीक है। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे आपको मैगजीन, तांबा, संगमरमर इत्यादि का उत्पादन होता हुआ नजर आएगा। भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन वर्तमान समय तक मध्य प्रदेश के मलाजखंड में होती है, जबकि सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन वर्तमान समय तक उड़ीसा में ही होती है, ठीक है। जादूगोरा ये झारखंड में है, यहाँ पे आपका यूरेनियम क्षेत्र है, यूरेनियम आपको मिलेंगे। कोलार में आपको सोना देखने को मिलेगा, है ना। खेतरी राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ जो है मिनरल्स वाला साइट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी कानून 2013 के अनुसार कॉरपोरेट संबंधित विवाद को कहाँ हैंडल किया जाता है। जो कॉरपोरेट सेक्टर में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो वहाँ उसका जो निपटारा है आप किस न्यायालय में करेंगे या फिर कहाँ करेंगे। तो ऐसे विवाद के निपटारा के लिए 2016 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT का जो है निर्माण किया गया था, और ऐसे विवाद अब यहीं पे निपटान किए जाते हैं। NCLT जो है, NCLT एक अर्ध न्यायिक निकाय है ना।
कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। एनसीएलटी के निर्णय से सहमत पक्ष, अगर मान लीजिए कि भाई आप जो है ना, एनसीएलटी, आप कोई कंपनी के मालिक हो या फिर कंपनी के विवाद को लेकर के आप एनसीएलटी के पास गए और आप असहमत हो, असहमत मतलब आप नहीं मानते हो, फैसला सही नहीं है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बातों को रख सकते हो। लेकिन पहले आपको एनसीएलटी में जाना पड़ेगा। लेकिन कितने दिन के अंदर जा सकते हो? जब से आपको सुनाया गया है फैसला, उसके 60 दिन के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर सकते हो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, है ना, संबंधित चुनावी विवाद को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही निपटान किए जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गए तो भैया इंडिया के किसी और न्यायालय में न जाते हुए सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी गठन 124 से होती है, 129 से रिकॉर्ड न्यायालय है और 32 से रिट जारी करती है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, देखिए अभी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जैसे कि मैंने ऊपर में लिखा था, तो भैया इसकी ओरिजिन 1956 ही है। फिर बाद में इसको संशोधन करके 2013 में कुछ कानून बनाया गया और फिर 2020 में भी इसे संशोधित किया गया। ठीक है, तो ये किस लिए है? तो भाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप कंपनी स्थापित कर सकते हो। फिर कंपनी का दायरा क्या होना चाहिए, श्रम लेवल किस हद तक होनी चाहिए, निजी में या फिर सरकारी स्वामित्व वाली में, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताने का काम करता है कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, कंपनी कानून अधिनियम 2020, ये जब देखिए एक 1956 में बना, 13 में फिर से संशोधन करके कुछ मॉडिफाइड किया गया और फिर से 2020 में मॉडिफाइड किया गया। तो एक ही चीज़ को, एक ही नीति को कई बार जो है मॉडिफाइड किए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो कंपनी कानून अधिनियम 2020 में एक और प्रावधान किया गया कि जो ये एनसीएलटी है, जो कंपनी संबंधित विवादों का निपटान करते हैं, तो इनके लिए एक अलग बेंच का भी स्थापना या फिर निर्माण किया जाएगा, ऐसी बात को शामिल किया गया। एनसीएलटी के अलग बेंच की स्थापना करने की बात शामिल की गई। ठीक है, और दंड के जो प्रावधान है उसमें कुछ रियायत दिया गया, छूट दिया गया, ढील दिया गया। ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आया था। यहाँ से पूछे जाते हैं कि उद्योग धंधा को कितने कैडर में बांटे गए थे, तो 4 भागों में। फिर इसको संशोधन करके औद्योगिक नीति 1956 लाया गया जिसमें उद्योग धंधा को 3 भागों में बांटा गया। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसने दी थी, तो जोसेफ फूरिये ने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख उदाहरण नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। एक ही बात समझेंगे, जो पृथ्वी को गर्म करने में मदद करता है गैस, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये क्या होता है, सूर्य से गर्मी को तो सोखते हैं लेकिन रिलीज नहीं कर पाते, ऊपर जाने से भी रोकते हैं। ठीक है भैया, तो इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शल्य चिकित्सा में इसके इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो निश्चेतक के रूप में किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस का इस्तेमाल। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान बढ़ता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग म्हणजे जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत सारे समस्या होती है, जैसे समुद्री का जल स्तर बढ़ जाता है, मौसम असमय वर्षा होने लगती है ना, जो ग्लेशियर वगैरह हो पिघल जाते हैं, है ना, जीवों के जो प्राकृतिक आवास है वो सब नाश हो जाते हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का कारण है ना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। ये हुआ था 1997 में, है ना, जापान के अंदर, और इसे लागू करवाया गया था 2005 में। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, उसके उत्पादन में कमी या फिर उसको कम करने, CFC को कम करने के लिए एक सम्मेलन हुआ 1987 में, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया गया। ये कनाडा में जगह है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले और सीले ने किया था। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस, जो आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम वर्ग 18 में रखा गया है, इसकी खोज जो है रैमजे और रेले के द्वारा किया गया था। डरलोंग समुदाय के लोगों को किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है, तो ये जो डरलोंग समुदाय के लोग निवास करते हैं ये त्रिपुरा में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं, त्रिपुरा में। जनजाति से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिपुरा के सबसे बड़े जनजाति आदिवासी समुदाय कोक बरोक है, जिसे त्रिपुरी भी कहा जाता है, और ये कोक बरोक भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपके SSC पूछते हैं कि कोक बरोक भाषा कहाँ बोले जाते हैं, तो त्रिपुरा में। गालो भाषा कहाँ बोले जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में। कुई भाषा कहाँ बोले जाते हैं, कुई भाषा ओडिशा में बोले जाते हैं।
कुरुख भाषा कहाँ बोले जाते हैं, ये भी आपके झारखंड, उड़ीसा इत्यादि में हो जाएंगे कुरुख भाषा, है ना। इसके अलावा कोंकणी भाषा कहाँ बोले जाते हैं, ये आपके गोवा के अंदर हो जाएंगे कोंकणी भाषा। इसके अलावा महे भाषा कहाँ बोले जाते हैं, महे, महे, है ना, महे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर मैंने पढ़ा रखा है परीक्षा दर्पण वाली सीरीज में कि भाई भाषा की जो परिवार है, इंडो आर्यन है, इंडो तिब्बती है, बर्मी तिब्बती है। तो ये सब भी पूछे जाते हैं कि ये किस फैमिली के भाषा है ना। तो ध्यान रखेंगे, मैंने कहा है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ के रेलवे में भी बहुत अच्छा करना चाहता है तो ये सीरीज के साथ साथ परीक्षा दर्पण वाली जो सीरीज है, कंटेंट के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, जैसे हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसके अलावा 60 क्लास और भैया 30 उसमें है परीक्षा दर्पण वाले में, और 30 ये होंगे। 60 क्लास और टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपकी एग्जाम बेस्ट से बेहतर होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे त्रिपुरा के अन्य आदिवासी समुदाय लुसाई है, जिसे मिजो भी कहते हैं, ब्रो, रियांग भाषा भी बोलते हैं, जामतिया, मोग, चकमा, ये सब त्रिपुरा में ही निवास करते हैं। देखिए चकमा शरणार्थी, वैसे स्पेशली ये बांग्लादेश के शरणार्थी है और बांग्लादेश के टच में त्रिपुरा है, तो आप याद रख लेंगे कि चकमा जो है त्रिपुरा में भी है और बांग्लादेश में भी है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एकमात्र भारतीय राज्य जो 3 साइड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो भी एक ही देश के साथ यानी बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, और इसके पूर्व में असम और मिजोरम आपको मिलेगा, ठीक है भाई। और देखिए जो बांग्लादेश है ये सबसे लंबी स्थलीय सीमा क्रिएट करता है हिंदुस्तान के साथ, जो स्थलीय सीमा वाला 7 देश है उसमें, ये भी ध्यान रखेंगे, 4096 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इसी को 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। आप पाएंगे कि इसमें सिक्किम का नाम नहीं है, इसमें जो है सिक्किम का नाम नहीं है, सिक्किम का नाम नहीं है। मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो हो ही गया बात ना। ये जो है सिक्किम का नाम इसमें नहीं है, तो उधर के जितने भी स्टेट है सबको पकड़ लेंगे 7 सिस्टर में, लेकिन सिक्किम नहीं है। बस इतना सा याद रखने से आपका काम हो जाएगा। एक पीएम डिवाइन योजना चलाया गया था जो पूर्वोत्तर भारत को उत्थान के लिए चलाया गया था। कनेक्टिविटी हो, चाहे महिला को रोजगार देना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, जो भी कारण हो, मतलब कुल मिला के पूर्वोत्तर भारत के उत्थान के लिए पीएम डिवाइन योजना कार्यक्रम चलाया गया था। ओंगे और जारवा ये अंडमान द्वीप पर पाए जाते हैं और सोमपेन निकोबार द्वीप पे पाए जाते हैं। ओवरऑल ओंगे, जारवा और सोमपेन ये अंडमान निकोबार का जो है जनजाति है ना। सिक्किम में पाए जाने वाले लेचपा भूटिया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मैती या फिर मेइते, है ना, जो अभी आए दिन ये चर्चा का विषय भी रहता है, ये मणिपुर में पाए जाते हैं, बहुसंख्यक समुदाय है वहाँ का। अंगामी, यमचू, जिलियांग, कुकी, याओ ये सभी जाति नागालैंड में पाए जाते हैं। खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा में निवास करते हैं, ठीक है, खोंड जनजाति के लोग, ठीक। तो भैया ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो और ये आपके क्लास नंबर 11 थे। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्त